हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th साइंस क्लास। तो 10th साइंस में आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्रोत। चैप्टर ये छोटा ही है और कम मार्क्स का है, लेकिन आसान है, सिंपल है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले तो एनर्जी समझ लो क्या होता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहते कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब एनर्जी कई टाइप की होती है, जैसे विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये होती है जियोथर्मल एनर्जी जो धरती में पाई जाती है, हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, वो टाइप की एनर्जीज होती हैं। वो डिटेल तो अभी इस चैप्टर में जरूरत नहीं है। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है समझ लो। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का बढ़िया स्रोत को किसको कहेंगे, जो आसानी से ऊर्जा दे दे। तो सबसे पहले तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, उसमें मान है वो ज्यादा होना चाहिए। वो भी समझ लो यहाँ पे क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मीय मान। ध्यान से समझना है, ये बार बार यूज होगी टर्म कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान। 1 ग्राम ले लो किसी भी ईंधन का, जैसे लकड़ी होती है, जैसे डस्ट लकड़ी का है, इसको जलाते हैं तो इसमें से एनर्जी, वो हीट निकलती है। ये भी एक एनर्जी का सोर्स, लकड़ी जो होती है वो भी एनर्जी सोर्स होती है, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। तो लकड़ी का 1 ग्राम ले लो, उस 1 ग्राम को जलाने से जितनी हीट निकलेगी उसको कहेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। जितने भी अभी तक फ्यूल्स हैं, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मिली है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की है, वो होती है 150 किलो जूल पर ग्राम। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाने से 150 किलो जूल एनर्जी निकलती है। तो ये होता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो अच्छा सोर्स है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा वो आसानी से जल जाना चाहिए। ये नहीं है कि बड़ी दिक्कत करके जलता है, आसानी से जल जाना चाहिए। और जो उसकी सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए कि उसके जलने से कोई धुआं या कोई जहरीली गैस ना निकले। ये भी उसकी खासियत होनी चाहिए, यानी वो पोल्यूशन ना छोड़े। और उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये भी समझ लो क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर। हिंदी में इसको कहते हैं ज्वलन ताप। तो इग्निशन टेम्परेचर देखिए, इग्निशन टेम्परेचर इज दैट मिनिमम टेम्परेचर एट विच सम फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग। कम से कम वो तापमान जिसपे कोई भी जो ईंधन है जलना शुरू कर दे। जैसे डस्टर है लकड़ी का, अभी इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ये जलेगी लकड़ी इसकी। ऐसे अपने आप तुरंत तो जल नहीं जाएगी, मंत्र मारने से जल नहीं जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितना टेम्परेचर पर ये जलना स्टार्ट कर देगी वो है इसका इग्निशन टेम्परेचर। हालांकि उससे ज्यादा अगर कर दे उस पे भी जल जाएगी लकड़ी, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे स्टार्ट कर दे, शुरू कर दे जलना, वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो जो अच्छा फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर सही होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम होगा तो वो तेज धूप में भी जल जाएगा, और बहुत ज्यादा होगा तो सिलगाए जाओ तब भी नहीं जलेगा। तो मीडियम होना चाहिए इसका इग्निशन टेम्परेचर, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसको स्टोर करना आसान होना चाहिए,
और इसको ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना आसान होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड बर्न एट कंट्रोलेबल रेट, ये एक इसके जलने की जो दर है वो सही होनी चाहिए। ये नहीं है कि कागज की तरह एकदम बहुत तेज स्पीड से जल जाए या फिर बिल्कुल धीमे धीमे जले, तो सही रेट पे जलना चाहिए। और ये सस्ता भी होना चाहिए। तो ये जो सारे गुण हैं ये एलपीजी में पाए जाते हैं। एलपीजी जो रसोई में हम गैस जलाते हैं वो होता है एलपीजी। इसका भी पूरा नाम याद करना आपने, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर में लिक्विड होता है, बाहर आने पे वो गैस होती है, गैस बनती है वो। तो गैस होती है वैसे तो, लेकिन सिलेंडर के अंदर जो होता है वो लिक्विड होता है, इसलिए इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। तो इनके डिसएडवांटेज का मतलब क्या नुकसान है इनके। तो जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा, पहले तो ये समझ लो वो होते क्या है। फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन होते हैं जो जीवों से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सब जीवों से बनते हैं। लकड़ी, तो ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवों से बनते हैं, जीवाश्म ईंधन इनको कहते हैं। तो इनके क्या नुकसान है। इनका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जब ये जलते हैं तो इनके जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये पोल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं। हानिकारक गैसें जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ये जहरीली गैस होती है बहुत ज़्यादा, और CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें निकलती हैं। दूसरा इनका नुकसान ये है कि ये हमारे पास बहुत कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अगर हम लकड़ी को जलाते जाएं तो पेड़ जितने भी हैं सारे नष्ट हो जाएंगे। फिर सांस कहाँ से हम लेंगे, सांस लेने के लिए हवा ही नहीं बचेगी। तो ये इनका नुकसान है। इसके अलावा ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। नॉन रिन्यूएबल, ये भी समझ लो अभी सही, हालांकि आगे क्वेश्चन के रूप में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल को हिंदी में कहते हैं अनवीकरणीय। एक तो होता है रिन्यूएबल, नवीकरणीय, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय। पहले रिन्यूएबल समझ लो क्या होता है। रिन्यूएबल होते हैं जिनको हम यूज कितना भी कर लें वो खत्म नहीं होते, तो उनको कहते हैं रिन्यूएबल। जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य की धूप का कितना भी यूज कर लो अगले दिन फिर आ जाना है सूर्य ने। तो विंड एनर्जी, हवा का इस्तेमाल कितना भी कर लो खत्म थोड़ी हो जाएगी। या फिर टाइडल एनर्जी, समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। वेव एनर्जी, समुद्र में तिरंगे लहरें उठती हैं, वे तो उठती रहती हैं, एक टाइम थोड़ी देर कम हो सकती हैं लेकिन खत्म नहीं होती। तो ये होते हैं रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो खत्म हो जाए, जल गया तो जल गया, दोबारा नहीं आएगा। जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयला, एलपीजी का सिलेंडर फूंक दिया तो फूंक दिया, वो सिलेंडर में गैस दोबारा थोड़ी आ जाएगी। दोबारा तो फिर उसको पैसे देके दोबारा से उसको रिफिल करवाना पड़ेगा। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ये भी उनका नुकसान है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ हैज ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब सुविधा।
तो ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, परंपरागत इस्तेमाल है जो विंड यानी हवा, वायु, हवा का और पानी की एनर्जी का, जल ऊर्जा और वायु ऊर्जा का परंपरागत जो इस्तेमाल है उसमें क्या सुधार किया गया है हमारी सुविधा के लिए। मॉडिफाइड का मतलब सुधार किया गया है। क्या सुधार उसमें किया गया है? तो सुधार यही किया गया है कि जो हवा है, आंधी चलती है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, तूफान आता है, तो उसकी एनर्जी का इस्तेमाल हम बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं। जो मीडियम हवा भी चलती है उससे भी हम बिजली बना सकते हैं, विंड मिल लगा के उससे बिजली बना सकते हैं। तो ये हमारी सुविधा होगी, कन्वीनियंस। और वाटर एनर्जी है, जो वाटर एनर्जी, पानी जो बहता है, बहुत तेज स्पीड से जो पानी बहता है नदी में, उसमें भी एनर्जी होती है। तो उसको, पानी को रोक के डैम बना सकते हैं। पहले डैम बनाते बहुत ऊंचा, फिर पानी को रोक लेते हैं और फिर उस पानी को ऊंचाई से नीचे गिराते हैं टरबाइन्स पे। जब पानी ऊपर से नीचे टरबाइन्स पे गिरेगा तो उसमें टरबाइन घूमने लग जाएगी। टरबाइन के साथ जनरेटर जुड़ा होता है, जनरेटर भी घूमेगा और जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनेगी। तो इस प्रकार पानी से भी बिजली बनती है और तेज हवा से भी बिजली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है? तो इसका आंसर है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर यूज होता है सोलर कुकर में, क्योंकि जो कनकेव मिरर होता है, सोलर जो रेडिएशंस होती है उनको एक जगह पे इस प्रकार से इकट्ठी कर देता है। सोलर रेडिएशंस को एक जगह पे इकट्ठी कर देता है। तो कनकेव मिरर का यूज होता है सोलर कुकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशंस? समुद्र से जो एनर्जी, समुद्र में जो लहरों की एनर्जी है उसकी क्या सीमाएं हैं? तो उसकी सीमाएं यही हैं कि जो टाइड्स आती है, हाई टाइड्स और जो हाई वेव्स होती हैं, वो गहराई में होती है वो वेव्स, तो उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो उन वेव्स से बिजली बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो समुद्र की गहराई में वो वेव्स होती हैं। हालांकि उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उन लहरों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी का हम यूज़ बिजली बनाने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत आगे जाके होती हैं वो लहरें। तो ऐसा कोई सिस्टम अभी तक तैयार नहीं हो पाया है कि टाइड से या वेव से बिजली हम बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियो का मतलब होता है धरती, भू, और थर्मल का मतलब उष्मीय, तापमान। तो इसको हिंदी में कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? जमीन के अंदर बहुत ज्यादा आग है, अंदर पिघला हुआ लोहा है अंदर। ज्वालामुखी आपने देखा होगा टीवी पे, किस प्रकार से उसमें से लावा निकलता है, गर्मा, बहुत तेज गर्म। और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे जमीन के अंदर से अपने आप ही उबलता हुआ पानी निकलता है। पहाड़ों पे कई जगह ऐसी हैं, उबलता हुआ पानी निकलता है। तो वो जो जमीन के अंदर की जो एनर्जी है वो होती है भूतापीय ऊर्जा, यानी जियोथर्मल एनर्जी। तो उबलते हुए पानी से स्टीम निकलती है और स्टीम से स्टीम टरबाइन चला के हम उस बिजली बना सकते हैं उस स्टीम से। लेकिन अभी तक ये भी ज़्यादा तरीका, बिजली बनाने वाला तरीका तो कामयाब अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन आपको पता चल ही गया होगा कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है। जमीन के अंदर की जो आग है, उष्मा है, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी को हिंदी में कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा के क्या फायदे हैं? एडवांटेजेस का मतलब फायदा। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जो इसका ईंधन है
वो आसानी से लाया ले जा सकता है। इसमें यूरेनियम का यूज होता है। तो 1 किलोग्राम यूरेनियम से, ध्यान से सुनना है और ये सच्चाई है जो मैं अभी बताऊंगा आपको, हालांकि किसी अनपढ़ आदमी को बताएं तो वो नहीं मानेगा। 1 किलोग्राम यूरेनियम के जो विखंडन है, उसका जो फीसन है 1 किलोग्राम यूरेनियम का, उससे उतनी आग निकलती है जितनी 2000 टन कोयले से निकलती है। 2000 टन कोयले को जलाना और 1 किलोग्राम यूरेनियम का फीसन यानी विखंडन करना, तो सेम आग दोनों में से निकलेगी। तो इसका जो ईंधन है उसको लाना ले जाना आसान है। कहाँ तो 2000 टन कोयला ले जाना, कहाँ 1 किलोग्राम यूरेनियम ले जाना, तो आसान तो 1 किलोग्राम है ना। इसके अलावा इसमें कॉस्ट सस्ता भी पड़ता है ये। इसके अलावा इसमें पोल्यूशन भी कम होता है, हानिकारक गैसें नहीं निकलती, तो ये इसका फायदा है। जगह कम घेरता है, इसका जो प्लांट है वो जगह भी कम घेरता है। तो चलिए आज इतना ही कर लो, इतने ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं याद। ओके, थैंक्स।